मैं रॉबिन सिंह आपका 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जब बैचेज बहुत अधिक संख्या में हो जाते हैं और बिजी अधिक होने के चलते सिलसिले के चक्कर में हम सभी स्टूडेंटों को डाउट समझाने में एक सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाते, तो इसी टाइम को कम करने के लिए मैं अब लूसेंट बुक के सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं। और आपको जब भी ज़रूरत हो, जिस क्वेश्चन की जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यूट्यूब में, वो मैं सारे अपलोड कर दूंगा, जिससे के माध्यम से आप सेल्फ स्टडी करने में और लूसेंट बुक करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएँ। तो देखते रहिए लूसेंट बुक का अंक 1 का मैं पहला क्वेश्चन वेक्टर के सॉल्यूशन में डालने वाला हूं। वेक्टर चैप्टर के चैप्टर नंबर 2 डायमेंशन का सॉल्यूशन हमने नहीं डाला है, अभी हम नहीं डालेंगे। वो डायमेंशन यदि आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो डायमेंशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला है सदिश 4i कैप प्लस, अंक 1 का पहला क्वेश्चन है आपका 4i कैप कॉमा 3j कैप, 4i कैप कॉमा 3j कैप। तो सदिश f के लंबवत सदिश होगा, f के लंबवत सदिश होगा। तो 4i कैप है तो ये x अक्ष का है और ये j कैप है तो ये y अक्ष का। ये जो वेक्टर बनेगा ये कौन से प्लेन में बनेगा? xy प्लेन में बनेगा। अगर मैं अक्षों की बात करने लगूँ, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये कौन सा बनेगा? z अक्ष। तो वो कह रहा है कि 4i कैप तो x अक्ष की दिशा में ये 4,3 है इसके निर्देशांक, x का 4 और x i कैप y j कैप 4,3, तो ये वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। और वो कह रहा है 4i कैप 3j कैप के लंबवत सदिश होगा। अगर कोई भी सदिश है, मेरे पास दो से अधिक मेथड हैं इसके। पहले तो एक्स वाई प्लेन में तो ये बनेगा, और आप ऑप्शन सी देखने लगें तो वो आएगा 7k कैप। 7k कैप मतलब 7 इकाई का वेक्टर बनेगा। k कैप कहाँ यूनिट वेक्टर? z अक्ष के अंदर, तो 7 इकाई का वेक्टर z अक्ष के अंदर बनेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो अगर a डॉट बी की बात तो उनका डॉट गुणनफल 0 हो जाएगा, तो आपका जो लंबवत सदिश कौन सा हो जाएगा? k कैप। दूसरा मेथड ये है कि आप a डॉट बी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि a डॉट बी का आप प्रयोग करना चाहें तो 4i कैप क्रॉस 3j कैप के लंबवत, यदि कोई भी दो लंबवत सदिश हैं तो उनके लिए a डॉट बी का मान कितना होता है? 0। डॉट प्रोडक्ट का मान 0 होता है। तो आप देखने लगें तो 4i कैप माइनस 3j कैप, जैसे आप पहले का देखने लगें 4i कैप माइनस 3j कैप, और हमारे लिए जो दिया वेक्टर है, ऑप्शन में जो वेक्टर दिया है वो है 4i कैप प्लस 3j कैप। 4 से 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 और -3 का तो कितना आएगा? 7। तो a डॉट भी मेरा क्या नहीं आया है? 0। तो इसका मतलब ये तो लंबवत नहीं होंगे। इस तरह k कैप से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो i कैप डॉट k कैप 0, j कैप डॉट k कैप 0। दो वेक्टर लंबवत होते हैं, तो इसका मतलब इसमें पहले में जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? 7k कैप। आप a डॉट b बराबर 0 करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये भी आसान है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 अंक का, एक ही बिंदु पर लगे दो बलों में प्रत्येक का परिणामी f है। यदि इनके परिणामी बल का परिणाम f हो तो दोनों के बीच कोण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है। f बराबर, यदि दोनों बल हैं, दोनों समान हैं, f का होल स्क्वायर, f का होल स्क्वायर, दोनों बल हैं, f1 f2 नहीं आएंगे, f का होल स्क्वायर, f का होल स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। तो f1 भी f है, f2 भी, दोनों समान बल हैं। और वो कह रहा है कि यदि प्रत्येक का परिणामी f हो, मतलब दो बल लग रहे हैं मेरे पास, किसी पिंड पे दो बल हैं, एक f लग रहा है और दूसरा भी कितना लग रहा है? f, और परिणामी भी कितना है? f, तो इनके मध्य कोण कितना होगा? f नेट किसके बराबर है? f के, और दोनों बल भी कितने हैं? f के बराबर। तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा? पहले देखो मैं क्या करूँगा कि ये 2f स्क्वायर हो गया और ये यहाँ से 2f स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया? cos थीटा। हमने दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो यहाँ से f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा। तो f स्क्वायर कॉमन लेके सब जगह से कट जाएगा। तो यहाँ से मैं बात करने लगूँ f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, f1 का होल स्क्वायर प्लस f2 का होल स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। तो यहाँ से मैं बात करने लगूँ तो यहाँ पे f स्क्वायर f कॉमन, तो 1 बराबर ये कितना बचेगा? 2 प्लस 2 cos थीटा, 1 माइनस 2 माइनस बन जाएगा। तो यहाँ से आएगा cos थीटा बराबर माइनस के 1/2, जो वैल्यू किसकी होती है? 120 डिग्री। cos थीटा बराबर माइनस के 1/2, जो किसकी वैल्यू होती है? 120 डिग्री की वैल्यू होती है। और इजी क्वेश्चन है काफ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अगला मैं देखने लगूँ तो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ज़्यादातर स्टूडेंट डाउट में पूछते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सारे कराने वाला हूं, जिससे कि तुम्हें, और यदि जो मैं क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं वो आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप ट्राई करिए, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं। नहीं तो आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन तो क्या भनक भी नहीं लगेगी। तो अगर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस एक वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, और a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, c के बराबर है, तो a तथा b के मध्य कौन होगा। तो वो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, थीटा हमें ज्ञात करना है a और b के मध्य। तो दोनों तरफ मैंने कहा इस तरह की जब जब इक्वेशन आए वेक्टर में तो सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है, वर्क कर देना है। यदि मैं इसका वर्क करने लगूँ तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं वेक्टर का वर्क करता हूँ तो ध्यान रखना हमेशा ये आएगा 2a डॉट b। सी का वर्ग कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। यहाँ तो सिर्फ एक संख्या है, अगर वेक्टर नहीं है तो ये क्या है, इनके परिमाण हैं। क्या है, इनके परिमाण हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का वर्ग करूँगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर सी स्क्वायर। अब देखो तुम दोनों को मैं घटा देता हूँ। यदि मैं दोनों को घटाऊंगा तो क्या होगा, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से 2a डॉट b, इसमें से क्या घटेगा 2ab, और यहाँ कितना आएगा c स्क्वायर से c स्क्वायर घटेगा तो 0। अब ये आएगा 2a डॉट b को क्या लिख सकता हूँ ab cos थीटा, और 2ab कहाँ आ जाएगा इधर 2ab। अब 2ab से मेरा 2ab कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आई cos थीटा की 1। तो cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। पर एक चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जब आप वेक्टर का वर्क करोगे तो a डॉट b आएगा, क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। और जब आप सिंपल तो संख्याओं का वर्क करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो उनके परिमाण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री। अगला देखते हैं। अगला मेरा जो क्वेश्चन है यह न्यूनतम कितने, क्वेश्चन नंबर 6, न्यूनतम कितने असमान समतलीय सदिशों का योगफल 0 हो सकता है। उसने कहा है कि न्यूनतम कितने असमान समतलीय सदिश। जैसे मैं यहाँ से गया तो मेरा वेक्टर a है, यदि मैं उसी के समान वेक्टर ले लेता हूँ उल्टा माइनस a, तो मैं जहाँ से गया था वहीं आ गया। योगफल देखना भाई, अगर मैं बात कहूँ a प्लस माइनस a, दो वेक्टर हैं, दोनों परिमाण में उल्टे, तो योगफल कितना हो जाएगा 0। तो योगफल अगर समान वेक्टर हैं और योगफल 0 होने के लिए न्यूनतम कितने सदिशों की आवश्यकता होती है, 2 की, 0 वेक्टर बन जाएगा। लेकिन उसने कहा है सदिश कैसे हैं, असमान। सदिश कैसे हैं, असमान। तो सपोज करो असमान सदिश हैं, तो कॉमन सी बात है कि यदि मैं पहला एक वेक्टर लेता हूँ a, तो मुझे दूसरा वेक्टर कौन सा लेना पड़ेगा, b। दूसरा वेक्टर मुझे उसके उल्टा लेना है, ऊपर ले सकते हो, नीचे कहीं भी ले सकते हो, पर एक ही दिशा में नहीं ले सकते हो। एक ही डायरेक्शन में लोगे तो वो ए के समान ही क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो इसलिए बी तुमने इधर ले लिया तो तुम्हें कम से कम एक वेक्टर तो दोबारा, जैसे तुम यहाँ से चले तो ए वेक्टर हो गया, फिर दूसरा वेक्टर बी, तो तुम्हें तीसरा वेक्टर तो पुनः उसी बिंदु पे आने के लिए चाहिए ही चाहिएगा। अब देखो यहाँ से मैं चला तो ये हो गया ए, फिर ऊपर चला तो ये कौन सा हो गया, बी वेक्टर, फिर वापस आया तो कौन सा हो गया, ये सी वेक्टर। तो ये कौन सा हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर। क्या बोल सकता हूँ इसको, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर, तो मुझे कितने सदिशों की आवश्यकता होगी, न्यूनतम 3 सदिशों की आवश्यकता होगी। कितने की, न्यूनतम 3। और यदि एक वो गए असमान की वही असमतल की बात कहे तो कितने सदिशों की आवश्यकता होगी, 4 सदिशों की आवश्यकता होगी। जो ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी टाइप का है। यदि क्वेश्चन नंबर 21 लूसेंट का है, जो कि वो भी इसी टाइप का है। यदि असमान सदिशों की बात करें, देखो भाई असमतल की बात करें, जैसे ए बी सी, तो ये एक ही समतल में हो गए, तो मुझे न्यूनतम कितने वेक्टर चाहिए, 3। लेकिन वो एक वेक्टर और दे दे कि एक वेक्टर समतल के बारे, तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा कहाँ हो गया, ये यहाँ पे हो गया। मैं बात करने लगूँ, देखो इस वेक्टर को रब कर दो पहले। वो कह रहा है कि ये तो तीनों क्या है, एक ही समतल में, ब्लैक बोर्ड में समतल में बात करें तो कितने सदिशों की आवश्यकता होती है योगफल के लिए, 3 सदिशों की। यदि वो बात करें असमतल की, तो एक समतल में, दूसरा भी उसी समतल में हो गया, लेकिन तीसरा समतल से कहाँ चला गया, बाहर, तीसरा वेक्टर। फिर मुझे 0 तक पहुँचने के लिए कम से कम एक वेक्टर की आवश्यकता और पड़ेगी। और अधिकतम तो कितने भी वेक्टर हो सकते हैं, न्यूनतम कितने लेने हैं मेरे को, 4 लेने हैं। अब वो कैसे, ऐसे तो तुम योगफल तो 0 तो कितने का भी हो सकता है, ए बी सी डी ई, तो इन सब का योगफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैं ए से गया और लास्ट में कहाँ पे आ गया, ए पे, तो ए प्लस बी प्लस सी। अधिकतम को तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक समतल में न्यूनतम कितनी चाहिए, 4, और असमतल में कितने चाहिए, एक समतल में न्यूनतम कितने वेक्टर चाहिए, 1 2 3।
एक समतल में योगफल शून्य होने के लिए न्यूनतम 3 सदिशों की आवश्यकता होती है और एक असमतल में योगफल शून्य होने के लिए 4 सदिशों की आवश्यकता होती है। इसे हमेशा दिमाग में रखना। अगला क्वेश्चन देखो, मैं एक अगले क्वेश्चन की बात करने लगूँ। मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ और a प्लस बी प्लस सी 3 सदिश हैं। देखो यदि मैं a प्लस बी प्लस सी 3 सदिश हैं, क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें मिस्टेक है। और एक क्वेश्चन नंबर 8 सदिश a क्रॉस बी, a तथा b दोनों के लंबवत होता है। और बात करने लगूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, F1 तथा F2 परस्पर लंबवत हैं, F1 एवं F2। तो F1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, मेरे पास दी हुई है 4i कैप 3j कैप। F1 F2 की जो वैल्यू दी हुई है 4i कैप 3j कैप, तो तब F2 होगा। वो कह रहा है F1 तथा F2 परस्पर लंबवत हैं, F1 की वैल्यू है 4i कैप प्लस 3j कैप, तब F2 होगा। तो अगर मैं F2 की बात करने लगूँ तो मेरे पास ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है, पहला ऑप्शन है 4i कैप 3j कैप, और मेरा जो बी ऑप्शन है वो है 6i कैप, सी ऑप्शन है मेरा k कैप, और डी जो ऑप्शन है वो है 3i कैप माइनस 4k कैप। अब देखो इसके साथ F1 ये वेक्टर है, वो कह रहा है F2 कौन सा होगा जो इसके लंबवत होगा। तो पहला वेक्टर मैंने a इसको मानो और b इसको मानो, तो इसका अदिश गुणनफल करो, 4 से 4, 4 चौका 16, 3 9, तो कितना आ रहा है 25। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। 6i कैप, ये i कैप ये भी नहीं हो सकता। 6 चौका 24, इसका अदिश गुणनफल आ रहा है। k कैप से करोगे, i कैप j कैप ये कौन से प्लेन में पड़ेगा, xy प्लेन में। ये x अच्छा है, ये y अच्छा, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, xy प्लेन। और k कैप कहाँ पड़ेगा, z अक्ष में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, ये भी ऑप्शन सही होगा। इसमें कितने ऑप्शन सही होंगे, डी ए डॉट भी करोगे तो यहाँ से 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और माइनस 12 कितना हो जाएगा 0। तो सी और डी दो ऑप्शन सही है। लूसेंट में इसमें मिस्टेक है, एक ही ऑप्शन सही दे रखा है। तो कितने ऑप्शन सही होंगे, इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 वर्क करके कर सकते हो आप। और मैं क्वेश्चन देखने लगूँ तो क्वेश्चन नंबर 17, वो कह रहा है ए बी सी 3 सदिश हैं, इस तरह दिया हुआ है, ए बराबर बी प्लस सी। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और जिनके परिमाण 5, 4, 3 इकाई हैं, तो ए तथा सी के मध्य कोण होगा। अगर मैं डायरेक्ट वर्क करूँगा तो मैं बी प्लस सी यहाँ से डायरेक्ट वर्क करूँगा तो मेरे पास आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी। तो मेरे पास बी और सी के मध्य कोण आएगा। मुझे किसके मध्य चाहिए, ए और सी के मध्य कोण चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, पहले तो मुझे ऐसे इधर लाना है इसको, a माइनस सी बराबर बी। अब मैं दोनों तरफ क्या कर सकता हूँ, वर्क कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी माइनस 2a डॉट सी बराबर बी स्क्वायर। अब देखो ए का जो परिमाण दिया है, बी का परिमाण दिया, अब आप बड़ी आसानी से ए डॉट सी का मान निकाल सकते हो। ए का जो परिमाण दिया है वो मेरे पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 17 में ए का जो परिमाण है वो 5 है 25, और सी का जो परिमाण है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में ए का परिमाण 5 है और बी का जो परिमाण है वो कितना है, सी का परिमाण 3 है। तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 ए डॉट सी को क्या लिख सकता हूँ, ए सी कॉस थीटा बराबर बी का जो परिमाण है वो 4 है, तो 16 हो गया ये। तो ये 16 और 9 कितने हो गए मेरे पास 34, या फिर 9 से काट दो, यहाँ कितने बच जाएंगे 7 बच जाएंगे, और ये इधर आ जाएगा 25 में से फिर दोबारा 7 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे यहाँ 18 बराबर ये कितना आ जाएगा इधर 2ac, ए का मान 5 है और सी का परिमाण कितना है 3 बराबर कॉस थीटा। तो 3 दूनी 6 और 6 × 18, ये तीनों कट जाएंगे, यहाँ 3 बचेगा। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3/5। तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स, थीटा बराबर कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। ये ऑप्शन सही है आपका। ये जस्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आपने कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 18 है तो हर कोई जानता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करने लगूँ तो मेरे पास एक जो फोर्स है ये 10 डाइन का है और दूसरा जो फोर्स है ये 10 डाइन का है।
लेकिन दोनों की डायरेक्शन का ध्यान रखना। ये कोण ने 60 डिग्री दिया है, लेकिन ये 60 डिग्री है नहीं है, एक की डायरेक्शन इधर जा रही है और दूसरी डायरेक्शन इधर आ रही है। दो सदिशों के मध्य कोण का मतलब है दो सदिशों की दिशाओं के मध्य कोण। तो अगर मैं बात करने लगूँ इस तरह की, तो ये कहाँ जाएगा आगे की ओर, ये 60 है तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो मतलब 10 और 10, ये 10 डाइन का है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है इधर की ओर और इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, इनके मध्य कोण 60 ना होकर कितना होगा 120। 10 डाइन का दोनों बल और एफ 120 डिग्री पे कार्यरत हों तो परिणामी भी कितना होगा 10 डाइन। ये सबको याद होना चाहिए। जैसे इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, परिणामी उनका समान है तो कोण कितना आएगा 120 डिग्री, और कोण 120 डिग्री है तो दो सदिशों का परिणामी भी उतना ही होगा। ये 10 का है, ये 10 का है और ये भी 10 का है, दोनों 120 डिग्री पे कार्यरत हैं तो परिणामी भी 10 ही होगा। तो इनको दिमाग में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, यदि असमतलीय सदिशों का योगफल 0 है तो उसकी न्यूनतम संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 21 कितनी होगी 4, कितनी होगी 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखने लगूँ तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है यदि a प्लस बी एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है, a प्लस बी एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है, तो इसका मतलब है a प्लस बी एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है मेरा आई कैप। और वो कह रहा है यदि a बराबर आई कैप माइनस जे कैप बरा हो तो b का मान ज्ञात करो। a का मान दिया है उसने क्या आई कैप माइनस के कैप बराबर b का मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे कितना आ गया ये आई कैप, तो आई कैप से आई कैप कैंसिल हो गया, b की जो वैल्यू आई वो माइनस जे कैप है तो ये कितनी आ गई जे कैप माइनस के कैप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसने दिया a प्लस बी एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा आई कैप के। a की वैल्यू उसने दी है, b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अगला क्वेश्चन, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, यदि दो सदिशों का इकाई सदिश भी इकाई सदिश हो तो उनके अंतर का परिमाण होगा। सबसे पहली बात अभी बताया, यदि कोई भी दो सदिश हैं, एक बात ध्यान रखना, जैसे ये बल F है और ये भी बल F है, अगर 120 डिग्री के कार्य रहते हैं, दोनों समान हैं और 120 उनका परिणामी भी कैसा हो समान F ही हो, तो दोनों के मध्य कोण कितना होगा 120 डिग्री। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। ये F है, ये F है और उनका रिजल्टेंट जो निकल रहा है ना परिणाम वो भी F हो तो कोण कितना होगा 120 डिग्री। या उल्टा ध्यान रखना, यदि ये F है, ये F है, 120 डिग्री पे कार्यरत हैं तो परिणामी भी कितना होगा F। अब वो कह रहा है दो इकाई सदिश हैं, दो यूनिट वेक्टर हैं, दो यूनिट वेक्टर हैं, उनका परिणामी भी क्या है यूनिट वेक्टर है, तो सीधी सी बात है उनके मध्य कोण कितना होगा 120 डिग्री। दो बल हैं जो परिमाण में समान है, उनका परिणामी भी उसी के समान है, यूनिट वेक्टर का परिणामी भी क्या है यूनिट वेक्टर, तो इनके मध्य कोण कितना होगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री कोण होगा तो वो उनके अंतर का परिमाण कितना होगा। मानो वो दो वेक्टर हैं a तथा b, उनके अंतर का परिमाण हमें a माइनस बी का मोड ज्ञात करना है, a माइनस बी उनके अंतर का परिमाण। तो मैं कैसे करूँगा, मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। अब देखो a माइनस बी एक इकाई सदिश है तो इसका मान 1 आएगा, b इकाई सदिश है इसका मान a डॉट बी कितना हो जाएगा 2ab cos थीटा, कितना हो जाएगा 2ab cos थीटा। तो देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2। a भी इकाई सदिश है, b भी इकाई सदिश है, वो दिया है क्वेश्चन में, दोनों यूनिट वेक्टर हैं इकाई सदिश। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 2 और 1 कितना हो गया यहाँ से 3, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आया वो 3 के बराबर आया। तो a माइनस बी का जो मोड आएगा वो किसके बराबर आएगा √3 के बराबर आएगा। a माइनस बी का मोड किसके बराबर आएगा √3 के बराबर आएगा जस्ट। लेकिन कई बार बच्चे a माइनस बी कर देते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं, हमें पहले इसका स्क्वायर करना है और फिर उसका क्या ले लेना है रूट ले लेना है, जस्ट इजी टास्क है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 है a तथा b का परिणामी r1 है, यदि b की दशा उलट दी जाए तो परिणामी r2 हो जाता है, तो r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर। सुनो a प्लस b का परिणामी कितना है r1, यदि b की दिशा उलट दी जाए, b की दिशा उलट दी जाए इसका मतलब है b को क्या कर दिया है -b कर दिया है और कुछ नहीं है। a तथा b दिन का परिणाम b की उलट दी जाए तो परिणामी r2 हो जाता है, तो r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो परिणामी कितना हो जाता है r2। अगर किसी वेक्टर की दिशा उलट दें, जैसे ये कोई वेक्टर है a, अगर इसकी दिशा उलट दें तो क्या हो जाएगा ये माइनस है और कुछ नहीं है। तो दोनों को क्या कर दो, दोनों तरफ वर्ग करके दोनों को जोड़ दो। वो पूछ क्या रहा है पहले,
पूछ रहा है R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दोनों को बर करके जोड़ देते हैं हम। R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। पहले इसको इसका हल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2a डॉट बी, a डॉट बी 2a डॉट बी प्लस इसको भी बर करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर R2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये 2 बार हैं ये, तो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट इजी है। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि a प्लस बी बराबर r है और a कॉमा a प्लस 2b लंबवत है। यदि a प्लस बी बराबर r है, a कॉमा a तथा a कॉमा a प्लस 2b लंबवत हैं। कैसे हैं, लंबवत हैं। तब a प्लस बी किसके बराबर है, r के। a और a प्लस 2b दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं। तो सीधी सी बात है, यदि ये दोनों वेक्टर लंबवत हैं तो दोनों का आदेश गुणनफल कितना होगा, 0। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ a डॉट a प्लस 2b बराबर 0, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों वेक्टर लंबवत हैं तो उनका आदेश गुणनफल कितना आएगा, 0 के बराबर। a डॉट a क्या बनेगा मेरा a स्क्वायर, तो यहाँ से 2 इंटू कितना आएगा a डॉट b बराबर 0। a प्लस बी का r दिया। इस तरह की अगर कोई भी इक्वेशन दे तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या करना है, वर्क कर देना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट b बराबर कितना आ जाएगा, r स्क्वायर। इसका मैंने वर्क कर दिया। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो a स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी है तो किसके बराबर है, दोनों टर्म 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या बचा, b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो b बराबर r। देखना ध्यान से, a स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी 0 के बराबर आएगा। a प्लस बी का मैंने वर्क कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी बराबर r स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी किसके बराबर है, 0 के। तो a स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी 0 के, b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो b बराबर r। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करने लगूँ जो इजी है काफ़ी, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, पर ज़्यादातर स्टूडेंट इसको डाउट में पूछते हैं। तो वो क्या कह रहा है भाई कि मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन है, ये दो मेरे पास वेक्टर हैं, एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, और तीसरा जो वेक्टर है वो है मेरे पास c। एक वेक्टर a है, दूसरा b है, तीसरा। और मेरे पास जो वेक्टर हैं ये p, q और r, इनकी डायरेक्शन इस तरह दी हुई है। ये कितना है, तो वो कह रहा है तो q जो है वो पी आर का मध्य बिंदु है। q क्या है, मिड पॉइंट है पी आर का। तो वो कह रहा है ए बी सी में हमें रिलेशन ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, अगर q मिड पॉइंट है किसका, पी आर का, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ पी क्यू बराबर क्यू आर। क्या बोल सकता हूँ मैं, पी क्यू बराबर क्यू आर। मैं बोल सकता हूँ क्या, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो अगर पी क्यू की बात करने लगूँ तो मैं पी क्यू कैसे निकालूंगा। तो देखो तुम यहाँ से चलो, यहाँ से चलेंगे तो इधर कितना आएगा b, ये आएगा b, ये कितना आएगा b प्लस पी क्यू। इधर चलोगे तो देखो भाई, तुम इधर चले पी क्यू था, फिर इधर चले तुम तो c था, लेकिन c की डायरेक्शन कहाँ है, इधर। तो ये कितना आएगा मेरा माइनस सी बराबर 0। तो यहाँ से मेरा, क्योंकि मैं 0 क्यों आएगा बराबर में, मैं b से चला था इधर, तो b की डायरेक्शन इधर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू की भी डायरेक्शन इधर है, तो कितना वेक्टर आ जाएगा पी क्यू। मैं इधर जा रहा हूँ, जैसे मैं इस तरह चला है तो c, मैं इधर चल रहा हूँ लेकिन c की डायरेक्शन जस्ट उल्टी है, तो c की जगह क्या आएगा, माइनस सी। तो यहाँ से पी क्यू की जो वैल्यू आ गई मेरी, वो कितनी आ गई, c माइनस बी। पी क्यू की वैल्यू c माइनस बी। और इसी तरह मुझे क्यू आर की अगर मैं वैल्यू बात, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है, c माइनस बी। इसी तरह मैं क्यू आर की वैल्यू बात करने लगूँ तो क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, a माइनस सी। जैसे पी क्यू की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई है, c माइनस बी। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस सी। तो क्यू आर की वैल्यू आएगी a माइनस सी। तो अब देखो यहाँ से पी क्यू बराबर क्यू आर, तो पी क्यू बराबर क्यू आर, तो मैं क्या, पी क्यू बराबर क्यू आर, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, c माइनस बी, और ये कितनी है, a माइनस सी। तो अब देखो c ये कितना हो जाएगा, 2c
ये इधर आ जाएगा a प्लस बी, तो कितना आ जाएगा 2c बराबर a प्लस बी। जो ऑप्शन कौन सा सही है, ए। सेकंड मेथड देखो इसी क्वेश्चन का, ये मेथड फर्स्ट है और ये इजी वाला मेथड है काफ़ी, और इससे और भी इजी है एक मेथड। देखो उसने एक चीज़ कहा है कि ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, ये वेक्टर a है, और ये कितना है p q r। उसने कहा है q जो है वो मिड पॉइंट है, q मिड पॉइंट है, q मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब c जो होगा ना वो a और b का जस्ट कैसा होगा, आधा। तो c जो होगा वेक्टर वो क्या बनेगा, a प्लस बी बाई टू, क्योंकि q क्या है मेरा मिड पॉइंट है, तो a प्लस बी बाई टू बनेगा c का मान। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा a प्लस बी बराबर 2c। ये 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें परफेक्शन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करने लगूँ, P तथा Q के बीच कोण थीटा है, तो वो कह रहा है P डॉट Q क्रॉस P की वैल्यू ज्ञात करो। अब हमेशा ध्यान रखना, यदि इसे हम बोलते हैं तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल, क्या है ये, अदिश त्रिक गुणनफल। तो A डॉट बी क्रॉस सी अगर आपको कहीं भी दिखाई दे, A डॉट बी क्रॉस सी इस टाइप से, जिसमें कोई भी दो वेक्टर समान हो, जैसे A डॉट बी क्रॉस सी तीन वेक्टर, इनमें कोई भी दो वेक्टर समान हो, A डॉट ए क्रॉस सी, या ऐसे हो A डॉट सी क्रॉस सी, A डॉट सी क्रॉस सी, A डॉट बी क्रॉस ए, किसी तरह कोई भी दो वेक्टर समान हो, ऐसे कोई भी दो A यहाँ समान है, यहाँ सी समान है, यहाँ A और A समान है, तो सबकी वैल्यू कितनी होती है, 0। अदिश त्रिक गुणनफल में यदि कोई भी दो वेक्टर समान हो तो सबकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो P डॉट Q क्रॉस P, तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, आंसर 2P समान आ गए, दोनों दो वेक्टर समान है P और P, तो आंसर कितना आएगा, 0। और जो अच्छे लेवल से पढ़े हैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी, तो A डॉट बी क्रॉस सी का मतलब होता है आपका षटफलक का आयतन, और दोनों वेक्टर जब समान हो जाते हैं तो क्षेत्रफल बनता है, आयतन कभी नहीं बनता, आंसर 0 आता है। वैसे भी ध्यान रखना, बस इतनी सी ध्यान रखनी है तुम्हें, तो कभी भी अगर ऐसे तीन प्रोडक्ट गुणनफल में आए और दो समान हो जाएं कभी भी, तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 0। कपड़े से अच्छा मिटता है बजाय डस्टर से, इस वजह से मिटा रहा हूँ, गुरुजी कपड़े से मिटा रहे हैं। हाँ भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, A डॉट बी कितना दिया हुआ है, 0। A डॉट सी कितना दिया हुआ है, 0। वो कह रहा है B तथा C एक तल में नहीं है, मतलब B एवं C एक तल में नहीं है, दिया है कोई स्क्रीन में क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। तो A समांतर होगा, तो कह रहा है A पैरेलल टू, A किसके पैरेलल होगा। तो देखो भाई, पहले तो मैं बात करने लगूँ, पहले ऑप्शन है मेरे पास, कौन कौन से ऑप्शन है मेरे पास, कौन से, एक तो B है और एक C है, और एक कौन सा है मेरे पास, B डॉट C है, और D जो ऑप्शन है मेरे पास, D ऑप्शन है वो है B क्रॉस C। अब देखो, अगर मैं बात करने लगूँ कि A डॉट बी 0, तो इसका मतलब है कि A B के क्या होगा, लंबवत, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0, तो A B के लंबवत होगा। अब अगर A किसके समांतर होगा, B के समांतर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो B के क्या है, लंबवत। A डॉट C 0, तो इसका मतलब क्या है, A C के क्या है, लंबवत, तो A C के भी समांतर नहीं हो सकता, वो कह रहा है A किसके समांतर होगा। रहा बचा आपका ऑप्शन B डॉट C और B क्रॉस C। B डॉट C होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसकी हमेशा कौन सी राशि आती है, ये हमेशा अदिश राशि होती है। ये क्या होती है, इसकी तो कोई दिशा होती नहीं है। A डॉट B हो, इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसके मान ऐसे आते हैं 1 2 3 4 5। तो जैसे आई कैप डॉट आई के आप करते हो, तो आंसर कितना आता है आपका, 1 आता है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा एक कांस्टेंट संख्या देता है, लेकिन B क्रॉस C क्या होता है, एक सदिश गुणनफल। तो सदिश राशि बचा कौन सा ऑप्शन, ये वाला, ये दोनों हो ही नहीं, इसकी कोई दिशा होती नहीं है, A B के लंबवत है, ये बचा। और सेकंड मेथड भी वैसे भी देख लेना कि A B के लंबवत है, तुम इसे कर सकते हो उसे ऑप्शन से। B क्रॉस C की जो डायरेक्शन होगी वो B तथा C दोनों के क्या होगी, लंबवत। तो A किसके लंबवत है, B के है, और A किसके लंबवत है, C के है। A B के भी लंबवत है, C के भी लंबवत है, और B क्रॉस C B तथा C दोनों के लंबवत है। तो A जो होगा वो समांतर हो जाएगा किसके, B क्रॉस C के। वैसे भी ये दोनों मेथड आसान है। A डॉट B देखो, तुम तो एग्जाम में आए तो इस तरह कर सकते हो,
ए डॉट भी जीरो है तो ए बी के लंबवत होगा, बी के समांतर नहीं हो सकता। ए डॉट सी जीरो हो तो ए सी के लंबवत होगा, सी के समांतर नहीं हो सकता। बी डॉट सी के आदेश, बी डॉट सी क्या है, दो सदिशों का आदेश गुणनफल, इसकी कोई दिशा होती नहीं है। बी क्रॉस सी बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका आंसर। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन है? और तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये 32वां हमने कराई दिया है, सारे क्वेश्चन करा दिए और तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई कैप प्लस जे कैप, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो भले ही। आई कैप प्लस जे कैप कॉमा के कैप के मध्य कौन होगा, तो आई कैप कॉमा जे कैप ये एक्स वाई प्लेन में पड़ेगा और ये कौन से में, जेड अक्ष के में, तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 0 डिग्री। तो अब देखो मैं बात करने लगूँ, ये आपका टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है और आपको सॉल्यूशंस मैं कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराता चलूँगा जिससे कि क्लासेज में आपके लिए लोड ना रहे। थ्योरी मैं इतने ढंग से कंप्लीट कराऊंगा और डाउट सेक्शन के लिए आपके लिए यूट्यूब चैनल खोलो और अपने हम पर डाउट करो। इससे भी यदि तुम कोई एक्स्ट्रा बुक कर रहे हो तो उसके डाउट्स तुम पूछ सकते हो। ठीक, जय हिंद, जय भारत।